वहीं दूसरी जानिब लद्दाख की दीरिना मांग जोजिला टनल को लेकर अहम खबर आ रही है। खबर यह है कि अगले हफ्ते जोजिला टनल के ऊपर काम शुरू होगा। अक्टूबर 15 को जोजिला टनल के ऊपर काम शुरू होगा। जराये के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि नितिन गडकरी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जोजिला टनल को फॉर्मली इनॉग्रेट करेंगे। जोजिला टनल के प्रोजेक्ट में हालांकि तब्दीली आई है। इससे पहले बाई डायरेक्शनल टनल बनना था, लेकिन अब जो है सिंगल टू वे टनल बनने जा रहे हैं, जो कि एशिया का लार्जेस्ट टनल होगा। वहीं जोजिला टनल के हवाले से अगर हम बात करें, 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संगे बुनियाद रखा था, फाउंडेशन स्टोन रखा था। इसके बाद से IL&FS जिस कंपनी को दिया था वो बैंग अप निकला था। टेक्निकल कारण की वजह से काम शुरू नहीं हुआ था। वहीं इस साल जून के महीने में फ्रेश बिडिंग को इनवाइट किया था और MEIL मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को जो है ये बिड 4,400 करोड़ में मिला था। और ये राहत की खबर है लद्दाख के आवाम के लिए और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिकली जोजिला टनल बहुत इंपॉर्टेंट है। जोजिला टनल को लेके कारगिल के अंदर लोग क्या सोचते हैं वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लद्दाख के लोगों की 70 साल पुरानी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है जोजिला टनल। रोड कनेक्टिविटी हम सबको मालूम है, 5 से 6 महीने के लिए दर्रे जोजिला बंद होने के बाद लद्दाख जो पूरा रीजन है ये 5-6 महीने के लिए पूरी दुनिया से ज़मीनी सतह पे कटा रहता है। ऐसे में दर्रे जोजिला जो कि बहुत ही बड़ा और ज़रूरी अहम मसला रहा है लद्दाख के लिए, तो इस बार जो बड़ी खबर आई है वो ये आई है कि अब फिर से दर्रे जोजिला पर 15 अक्टूबर से प्रॉपर पूरी तरह से काम शुरू होगा। ये भी सुनने में आ रहा है कि नितिन गडकरी इस पर खुद इनॉग्रेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, अब ये कहीं न कहीं इस पर काम शुरू होगा तो कहीं न कहीं लोगों की जो उम्मीदें जुड़ी हुई है वो कहीं न कहीं पूरी होती नज़र आ रही है। लेकिन ख़ास बात यह है कि अब हमने इस पर जानने की कोशिश की, कारगिल के कुछ नामवर लोगों से बात करने की कोशिश की और यहाँ पे जो खासकर ड्राइवर तबका है वो जोजिला को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं कि इस रोड की कितनी अहमियत है और इस रोड पर इन लोगों का गुजर बसर भी होता है। तो हमने कुछ ड्राइवरों से बात की और हमने कुछ नामवर शख्सियात से भी बात करके जानने की कोशिश की कि इस बार, चूंकि हाल पहले भी कई बार प्राइम मिनिस्टर खुद ने इसकी एक बार लेह से इनॉग्रेशन की है, तो कई बार पहले भी जोजिला जो है इसकी इनॉग्रेशन हुई है और कई बार यह सियासी मुद्दों पे रहा है। लेकिन इस बार जो बात आई है कि 15 अक्टूबर से जो बड़ी खबर आई है, जोजिला टनल पे काम शुरू किया जाएगा और नितिन गडकरी खुद इस पर इनॉग्रेशन करेंगे। तो आइए जानते हैं आम लोगों का इस पर क्या रद्दअमल है। आम लोगों को यह खबर सुनने के बाद आम लोगों का क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं इसको एक वेलकमिंग डिसीजन के तौर पे मानता हूँ, क्योंकि एक लंबे अरसे से हमारी ये मांग रही है। अगरचे कई बार दावे हुए, कई बार ऑर्डर्स निकले, कई बार बिडिंग हुआ और आपने देखा है कि 2018 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको इनॉग्रेट किया, लेकिन यहाँ काम शुरू हुआ, फिर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार हुई IL&FS कंपनी जो है। लेकिन अब एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तय किया है कि 15 अक्टूबर से नितिन गडकरी साहब इसका खुद ही फाउंडेशन स्टोन लगाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके ये काम शुरू हो। इसके अलावा भी जो जड मोड का टनल जारी है, जो गगनगिर और सोनामर्ग के दरमियान जो टनल है जड मोड, वो एक लंबे अरसे से उस पर काम चल रहा है और आज तक वो पाई तकमील को नहीं पहुंचा। तो लद्दाख की जो कनेक्टिविटी है ये लाइफ लाइन है जोजिला, जिसको गवर्नमेंट को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी पर्पस भी इससे बहुत हद तक जो है वो फुलफ़िल होता है। डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ के लोगों को भी देश से जोड़ने का एक बहुत बढ़िया ज़रिया है जोजिला। जी, जोजिला की बात करें सर, ये पहली बार नहीं हुआ है कि जोजिला के अंदर इनॉग्रेशन हुई हो। इस पहले आपने ही कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी खुद आके इसका इनॉग्रेशन किया है, लेकिन कहीं न कहीं पिछले 70 सालों से जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है इस पर लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। अभी भी इस बार भी फिर से एक बार इनॉग्रेशन होने जा रहा है, काम शुरू करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या लगता है आपको, आने वाले दिनों में क्या इस बार कामयाबी मिल सकती है? क्या लद्दाख के लोग जुड़ सकते हैं पूरी दुनिया के साथ पूरे 12 महीने के लिए? मैं ये मानता हूँ कि सरकार को इस बार थोड़ा सीरियसली इश्यूज़ को लेना चाहिए। आज आप देखें, हमारे डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी, हमारा नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखेंगे, हमारे लिए ये जो रूट्स जितने भी लद्दाख को कनेक्ट करते हैं वो सारे के सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स हैं। यहाँ का डेवलपमेंट नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, तो इस पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। और जोजिला जो है वो एक लाइफलाइन है, जैसे मैंने कहा। कई बार वादे वईद तो किए गए, पॉलिटिकल
जो बयानात हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हम इसको वेलकम इसीलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो बयान आया है ये कहीं ना कहीं इस मरहले को, जो टनल का मरहला है, उसको फाइनल तक पहुंचाए, वरना 70 साल से ये हमारी डिमांड रही है। और आप देखें कि ये पूरा इलाका 6 महीने के लिए पूरी दुनिया से मुनक़ता होता है और यहाँ कोई एयर कनेक्टिविटी भी नहीं है, जबकि आपके पास एयरपोर्ट अवेलेबल है। तो यहाँ ये तो शुक्रिया अदा करते हैं हम इंडियन एयरफोर्स का, जो हमें कम से कम सर्दियों में ले जाने और लाने के लिए एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है 32 कुरियर सर्विस के नाम पे। लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे तो कमर्शियल एयर सर्विस होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, संजीदगी से लेना चाहिए। और ये सारा का सारा डिपेंड करता है गवर्नमेंट के विल पावर पे, कि गवर्नमेंट कितना विलिंग है लोगों को एम्पावर करने। वहीं लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट लेह के इलेक्शंस को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज है। विड्रॉल का आज आखिरी दिन है, वहीं कल से कैंपेनिंग ऑफिशियली शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आज काफी हलचल रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ऑफिशियल कैंपेनिंग का आगाज, शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से की। कैंपेनिंग के आगाज के दौरान, शुरुआत के दौरान मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अनुराग ठाकुर मौजूद थे। उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोकल सीनियर लीडर्स के साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अशोक कोल भी मौजूद थे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए लोगों को बहुत सारी यकीन दहानी दी। चलिए देखते हैं आज क्या कुछ अनुराग ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से लोगों को कहा, वो अब तक हम पहुंचाएंगे। आज बीजेपी के हेड ऑफिस में अनुराग ठाकुर MOS फाइनेंस के अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें लद्दाख के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात कही गई। और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर ने लद्दाख के आवाम से यही अपील की, आने वाले 6th LHDC इलेक्शन में बीजेपी को बहुमत देने की अपील की। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर द्वारा इलेक्शन कैंपेन का भी आगाज़ हुआ। 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। नरेंद्र मोदी जी has completed 20 years of public service and it is full of achievements. His commitment towards the progress of India, the well-being of India, a strong India and a sustainable development. We have seen that in the last 6 years in the center and close to 13 years in the state of Gujarat as Chief Minister of Gujarat. तो गुजरात में लगभग 13 वर्ष और केंद्र में प्रधानमंत्री के नाते 6 वर्ष नरेंद्र मोदी जी ने राज्य और केंद्र दोनों में आकर देश और राज्यों के विकास के लिए अपना योगदान दिया है। इसीलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी वो बात करते हैं कि राज्यों के विकास के साथ देश का विकास भी होगा। और आज जब मैं लेह लद्दाख में आया हूं तो एक बड़ा लंबी देर से सपना था कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, कई साल नहीं कई दशक बीत गए। Many decades passed, but those long-standing demand was never fulfilled. It is only when Narendra Modi ji took over as the Prime Minister of India, he fulfilled the demand of Ladakh and created a union territory. Union territory बनने के बाद भी मैं यहाँ पर आया और जब बनी तब यहाँ के लोकप्रिय सांसद नामग्याल जी का जो संसद में भाषण हुआ, आप कल्पना कीजिए छोटी सी टेरिटरी से आने वाले सांसद का भाषण पूरे देश भर में वायरल हुआ। लद्दाख के सांसद की मांग पूरे देश भर में बड़ी, इनको लोग सुनना चाहते थे। लद्दाख की आवाज को देश भर में पहुंचाया गया। क्यों? क्योंकि जब यूनियन टेरिटरी मोदी जी ने बनाया तब यहां के लोगों की भावनाओं को, यहां के कल्चर को, यहां के एथनिक वैल्यूज को, यहां की संस्कृति को, यहां के रहन सहन को जितने शानदार ढंग से उन्होंने संसद में रखा और संसद के माध्यम से देश में रखा,
और देश को भी लगा कि यूनियन टेरिटरी बननी बहुत आवश्यक थी और इनकी कल्चरल, एथनिक, ये सारी वैल्यूज बनी रहे। हमने वो भी अपनी ओर से किया और बजट भी यहां पर बढ़ाने के लिए किया। लद्दाख डिवीजन बनाने का काम भी हमने पूरा कर दिया था, वो भी एक आपकी लंबी समय से मांग थी। फिर LAHDC की अगर मैं बात करें, हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करूं, ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की, इसको लेकर भी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो भी काउंसिल्स को और दी जाए। जो आपकी समय समय से मांग थी वो भी हम कर रहे हैं। यहां तक कि जो आपका बजट मात्र 55 करोड़ था, ओनली 55 करोड़ यूज्ड टू बी द बजट, इट हैज बीन रेज्ड 5 टाइम्स। 55 करोड़ से बढ़ाकर इसको 232 करोड़ पे बजट कर दिया गया। और यही नहीं, जो कोविड से लड़ने के लिए लेह के लिए 2.5 करोड़ रुपया और इसके अलावा 3.5 करोड़ रुपया लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को करगिल के लिए भी अलग से दिया गया है, कोरोना से लड़ने के लिए। और इसके साथ साथ जब 1000 से ज्यादा लोग हमारे ईरान इराक में, चाहे वो टूरिस्ट के नाते गए हों, स्टूडेंट के नाते गए हों, रिलीजियस तौर पे गए हों, जो वहां फंस गए थे, उन सबको भी भारत सरकार ने, मोदी जी ने निकालकर सुरक्षित वापस घर पहुंचाने का काम किया है। तो 64,000 करोड़ रुपया हमने दिया, 64,000 करोड़ रुपए कैश डिसबर्समेंट। और पल्सेस और फूड ग्रेन्स ये अलग है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमने देश के साथ जैसे किया तो हमने दूरग्रामीण इलाकों में, लेह लद्दाख में भी वो सारी सुविधाएं दी। अब मेरे लेह लद्दाख में आपका नया टर्मिनल एयरपोर्ट का बीजेपी से लद्दाखला यूटी तांस, बीजेपी से लद्दाखला डिवीजन तांस, लद्दाखला यूनिवर्सिटी तांस, संजय लोप्टा डीम यूनिवर्सिटी चोस, मेडिकल कॉलेज तांस, तेन्ना चोसला नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोवारिकपा तांस, ले जाज गोरन छेन्मो चोचे से करोड़ जीवग्या नंग गेचू तांस, यूटी नंग यापो करोड़ स्टोंस चू तांस, यांते चोसला भूतकाने लो halam dunchuna madup kane yargyas po sama ngata BJP se tangs talanel demskos po thukje che BJP thukje che Narendra Modi juste ngja sangme sala zat juste ngaje jua pulchesin yongche chane yargyas ka ngata stanji chane yargyas juat sustainable development Khamsde tokne yontane tokne jingbate tokne sepide lasne tokne chisa kang tokne central government la Narendra Modi nang BJP yotkan be jaste se I changma rangstong soksbe nang BJP yong tubarna ma shetchan nang yampo ma tal zopsmo nang yampo dul nyanches duk tewe fia yangsker ngata losh nga BJP ya vote salte rangstong soksbe na BJP borazat ngata Ladakh se mimang se torsa ma chenmo Ladakh la saji shungskop sepide lasne shungskop ya tenna soksla ngata khoryu ke shungskop nang rigyung ngorta ke shungskop ibo changma kazuge ngatang uskong tinchan gune mimangsana hagos pelte jagar junga ngatang nanglon Amit Shah kundun nyampo jaltaskot tenna nangjin choche se pia BJP ya vote salajat BJP ya chokskor jat yang I last chenmo bo BJP stun temane ngata dukche se yang thapsik met tenok te pia talan rangskong sokspe nanga seat nishu saruk po gangpo ngajete justen आपकी बार 26 बार ते पिया सीट निशु स्वरूप गंगपो बीजेपी सालते नरेंद्र मोदी यूटी सालचे ला थुकजे छे जुते कुसके से चुला निजा संग में साल जात जुले। चलिए आपने देखा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के इलेक्शंस को लेकर लेह के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से तैयारियां जोरों पे हैं और सियासी घमासान काफी तेज है। दूसरी जानिब लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह की तैयारियां किया है, क्योंकि इस बार कोविड-19 है, कोविड-19 के बीच इलेक्शंस का होना है और इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, इलेक्शन अथॉरिटीज की जानिब से किस तरह की तैयारियां किया है वो आप तक पहुंचाएंगे। जो इलेक्शन का बेसिकली प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट पूरा बुक में डिफाइंड है, तो रूटीन जो होता चलता है। पर इस बार कोविड के कारण क्या है कि हमें एक्स्ट्रा कुछ हमारे सामने नई सर्कमस्टेंसेस हैं और उनके हिसाब से हमारी प्रिपरेशंस हैं। तो जैसे आपको पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसकी जो एक्सटेंट गाइडलाइंस हैं वो ऑलरेडी इन प्लेस हैं। तो जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं LHDC के और जो 22 तारीख को शेड्यूल्ड है और आज लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है, फिर उसके बाद आपके 15 दिन बचते हैं जिसमें तो लास्ट के 48 घंटे पहले कैंपेन बंद हो जाता है, तो 13 दिन बचते हैं। तो 13 दिन में क्या है कि हमारे सामने चैलेंजेस ये हैं कि कोविड
के कारण जो हमने पोस्टल बैलेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है 4 और कैटेगरीज के लिए, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स, नोटिफाइड एसेंशियल सर्विसेज में जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, और साथ ही साथ वो जो होम आइसोलेशन, होम क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में। तो हमारे सामने क्या है कि पहले जो चीज़ें होती थी वो तो रूटीन में चल रही हैं, बट इन चीज़ों के कारण क्या है कि इन चीज़ों के कारण ये है कि हमारे पास पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी उनको पहुंचाना, फैसिलिटेट करना। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी आप रैली करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो कैंडिडेट्स या फिर डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, तो उसमें गाइडलाइंस क्या हैं उनको फॉलो कराना, एमसीसी का इन्फोर्समेंट कराना। पहले एमसीसी का इन्फोर्समेंट वाज रिलेटेड टू कोई वायलेशन तो नहीं रहा है, इस बार ये भी देखा जा रहा है कि वायलेशन के साथ साथ एसओपीज जो कोविड के लिए हैं उनका वायलेशन तो कहीं नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो पोलिंग स्टेशन होते हैं, हमारी जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं 295, तो पोलिंग स्टेशन पे अरेंजमेंट क्या होगा, जैसे सर्कल्स बनाना है, ग्लव्स देना है, या फिर सैनिटाइजर का उपयोग करना है। ईवीएम्स इस बार, हर बार बैलेट बॉक्सेस यूज होते थे, बैलेट पेपर्स यूज होते थे, इस बार ईवीएम्स यूज हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब चैलेंजेस हैं, एक्स्ट्रा तैयारियां इनके लिए जरूरत पड़ रही है। तो उस केस में क्या है कि हमारी जो प्रिपरेशन है फुल स्विंग में है। जैसे हमारी ईवीएम्स भी आ चुकी हैं, सारा कुछ ईवीएम्स का जो एफएलसी होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ जितना भी तैयारियां होती हैं, टेस्ट आउट करना होता है, तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेजेंस में। अब उसके बाद क्या होता है कि हमारा रैंडमाइजेशन होना है, और पोलिंग पार्टीज़ हमें नाम उनके करने होते हैं। पोलिंग पार्टीज जो भी जाएंगी उनका पूरा अरेंजमेंट करना है, ट्रांसपोर्टेशन प्लान, तो सारी चीज़ें इन प्लेस हैं। अब जो हमारे लिए अगले 18 तक, मतलब आज 7 तारीख है, और अगले 11 दिन सबसे ज़्यादा चैलेंज है पोस्टल बैलेट्स का वो करना। तो कैसे कि सीक्रेसी भी मेंटेन रहे, वोटिंग भी हो जाए, तो इसके लिए हम रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं और चीज़ें इन प्लेस हैं, हमारी टीम्स भी तैयार हैं। तो हमारी जो मशीनरी है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही साथ जितने भी ऑफिशियल्स हैं हमारे हैं, उनकी मशीनरी इन प्लेस हैं। तो सर पहली बार जो है वो ईवीएम मशीन का यहाँ पे जी, इस्तेमाल हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ट्रेनिंग सेशन की गई है सर? हाँ बिल्कुल, उनकी जो पोलिंग पार्टीज हैं उनका ट्रेनिंग आज नहीं 8 और 9 तारीख को है शेड्यूल्ड, तो उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है कि। और मोस्टली क्या होता है कि जैसे ईवीएम से हम सभी लोग फैमिलियर हैं, क्योंकि पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शंस जब भी पहले यहाँ हुए हैं तो ईवीएम्स का प्रयोग किया गया है। पर इस बार थोड़ा सा ये है कि कोविड का टाइम है, तो थोड़ा सा चीज़ें कैसे करना है वो भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको एसओपीज क्या फॉलो करने हैं, प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो करने हैं। तो सर एसओपीज के तहत जो है हमारे ओल्ड एज पर्सन जो है, महिला पुरुष, तो उनको घर से बाहर निकलने का जो अनुमति नहीं दी गई है, तो उनके लिए क्या क्या सुविधा? जी देखिए, अनुमति दी गई है बिल्कुल, लेकिन वो उनके लिए एक फैसिलिटी, एडिशनल फैसिलिटी है। जो भी 65 साल के ऊपर हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग जो पुरुष हैं या महिलाएं हैं, या फिर जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो उनके लिए एक एडिशनल फैसिलिटी ये दी गई है कि मतलब अगर वो नहीं आना चाहते हैं पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने, तो उनके लिए पोस्टल बैलेट फैसिलिटी एक्सटेंड की गई है। तो जिसमें हमें 21 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं टोटल, जितने पूरे लेह जिले के 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो 2100 पोस्टल बैलेट जो एप्लीकेशंस हैं वो रिसीव की गई हैं। तो 2100 लोगों ने चाहा है कि उनके घर पे पोस्टल बैलेट हो और वो वहाँ से देना चाह रहे हैं। बाकी लोग जो पोलिंग स्टेशन पर आकर वोट डालना चाहें वो उनके लिए बिल्कुल। चलिए, लद्दाख स्पेशल में फिलहाल इतना है। कल फिर मिलेंगे लद्दाख स्पेशल लेके आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ, और हम लगातार कोशिश करेंगे लद्दाख से पल पल के अपडेट आप तक